कर दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा की मार्च 2011 में धौला कुआं फुट ओवर ब्रिज पर सत्य निकेतन के पास हत्या की गई थी। सोमवार को विजय सैनी की तरफ से दायर अपील को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने कहा, क्राइम करने के बाद मुंबई भाग जाना अपराधी का आचरण, गवाहों की गवाही और घटना के जगह पर अपराधी के मोबाइल स्थान से साबित होता है। जज मुक्ता गुप्ता और जज अनीश दयाल की बेंच ने कहा, कोर्ट ने पाया कि मृतक की हत्या के लिए अपील करने वाले का अपराध उचित संदेह से परे साबित हुआ है और प्रोसिक्यूशन पार्टी की तरफ से घटना के वक्त मिले सबूतों की तरफ से समर्पित है। बेंच ने 31 अक्टूबर को पारित अपने फैसले में कहा, नतीजतन इस अदालत को ट्रायल कोर्ट के मदद से सजा के फैसले और सजा के आदेश में कोई गलती नहीं मिली। गवाहों की बात मान्य है। जज के बेंच ने कहा, भले ही मृतक को गोली मारने के समय कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, लेकिन नरबहादुर और अजीत सिंह की गवाही इस बात के अनुरूप थी कि दोनों ने गोली चलने की आवाज सुनी थी और दोनों ने लड़की को रैंप पर देखा था। एक ने अपने बगल में एक लड़के को अपनी शर्ट के नीचे छिपा हुआ देखा था, जबकि दूसरे ने एक लड़के को हाथ में पिस्तौल लेकर भागते देखा था। दोनों ने पुलिस के सामने और फिर अदालत में अपील करने वाले की पहचान की थी और स्वतंत्र और इच्छुक गवाह नहीं होने के कारण उनके पास अपील करने वाले को गलत तरीके से फंसाने का कोई आधार या कारण नहीं था। आरोपी पहले से पीछा करता था। जजों के बेंच ने कहा, मृतक की हत्या के लिए अपील करने वाले का मकसद पंकज और रवि की गवाही से भी काफी स्पष्ट है, जिन्होंने कहा था कि अपील करने वाला 2-3 साल पहले अपने गांव में मौजूद था, जहां राधिका तंवर रहती थी। राधिका ने इशारा भी किया था कि आरोपी उसका पीछा कर रहा था और उसे चिढ़ा रहा था। दोनों ने अपनी गवाही में कहा है कि वे तब आरोपी को राधिका के घर ले गए थे, जहां पिता ने भी उसे पीटा था और राधिका के पिता की गवाही से भी इसकी पुष्टि हुई थी। पीठ ने कहा, अपील करने वाले आरोपी की राधिका के घर के पास और घटना के जगह पर उपस्थिति सीडीआर रिकॉर्ड मिली थी। मोबाइल के सीडीआर के विश्लेषण से पता चलता है कि 22 दिसंबर 2010 और 2 मार्च 2011 के बीच आरोपी के फोन कॉल के से पता चलता है कि कई मौकों पर राधिका के घर के पास का था। गोली मारकर फरार होने की कोशिश। जजों के बेंच ने कहा, आरोपी के बाद का आचरण इस तथ्य की पुष्टि देता है कि उसने 8 मार्च 2011 को राधिका को गोली मारकर फरार होने की कोशिश की थी। बेंच ने कहा, हत्या की घटना के तुरंत बाद फरार होने की उक्त पारिस्थितिक साक्ष्य एक्ट की धारा 8 के तहत संबंधित आचरण के रूप में स्वीकार्य होगी। अपील करने वाले विजय सैनी ने 31 अक्टूबर 2017 को ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराया गया था। उन्हें 7 नवंबर 2017 को जुर्माने के साथ उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। ट्रायल कोर्ट ने 2 अन्य सह आरोपी तबरेज अहमद उर्फ समीर और अशरफ अली उर्फ फुद्दी को भी आईपीसी की धारा 212/33 के तहत दंडनीय अपराध और शेख शेखू को धारा 25(1) बीए आर्म्स एक्ट के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया था और सजा सुनाई गई थी। पीसीआर को मिली थी सूचना। पीसीआर को 8 मार्च 2011 को सुबह करीब 10:20 पर अजीत सिंह को सूचना मिली थी कि धौला कुआं फुट ओवर ब्रिज सत्य निकेतन पर एक लड़की को गोली मारी गई है। पुलिस मौके पर पहुंची और पाया कि एक अज्ञात लड़की को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, लेकिन वह बच नहीं सकी। हॉस्पिटल में मृतक के पिता राजेंद्र सिंह भी पहुंचे और मृतक की पहचान अपनी बेटी राधिका तंवर के रूप में की। बाद में उनकी शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच के दौरान यह पाया गया कि हमलावर ने मृतक की पीठ पर एक गोली चलाई थी, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो गई थी और विजय सैनी घटना से कुछ साल पहले से राधिका का पीछा करता था। बाद में यह पाया गया कि विजय सैनी अपने कुछ साथियों के साथ मुंबई भाग गया था। विजय सैनी और सह अभियुक्तों को संबंधित स्थानों से गिरफ्तार किया गया और दिल्ली लाया गया और बाद में चौथे सह अभियुक्त शेख शेखू को उनके घर से गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से इस्तेमाल की गई पिस्तौल बरामद किया। यह फैसला
मृतक के उस आपत्ति पर आया है जिसमें दोषी पर उसका पीछा करने और छेड़ने का आरोप लगाया था। सोमवार को विजय सैनी द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि अपराध के बाद मुंबई भागकर पहुंचा अपराधी का कारनामा, गवाही और घटनास्थल पर अपराधी के मोबाइल से साबित होता है। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता और न्यायमूर्ति अनीश दयाल की खंडपीठ ने कहा, अदालत ने पाया कि मृतक की हत्या को लेकर अपीलकर्ता का अपराध किसी भी संदेह से परे साबित हुआ है और अभियोजन पक्ष की ओर परिस्थितिजन्य साक्ष्य इसे साबित करते हैं। पीठ ने 31 अक्टूबर को पारित अपने फैसले में कहा, नतीजतन अदालत को ट्रायल कोर्ट द्वारा सजा के फैसले के आदेश में कोई खामी नहीं मिली। पीठ ने कहा, भले ही मृतका को गोली मारने के समय कोई प्रत्यक्ष चश्मदीद गवाह नहीं था, लेकिन नरबहादुर और अजीत सिंह की गवाही इस बात में सुसंगत थी कि दोनों ने गोली चलने की आवाज सुनी थी और दोनों ने लड़की को रैंप पर देखा था। एक ने लड़की के आगे अपनी अपनी शर्ट में छिपा देखा था, जबकि दूसरे ने एक लड़के को हाथ में पिस्तौल लेकर भागते देखा था। दोनों ने पुलिस के सामने और फिर अदालत में अपीलकर्ता की पहचान की थी और उनके पास अपीलकर्ता को गलत तरीके से फंसाने का कोई आधार या कारण नहीं था। पीठ ने कहा कि मृतक की हत्या के लिए अपीलकर्ता का मकसद पंकज और रवि की गवाही से भी काफी स्पष्ट है। पीठ ने कहा कि मृतक के निवास के क्षेत्र में और घटना के स्थान पर अपीलकर्ता की मौजूदगी सीडीआर रिकॉर्ड द्वारा भी साबित होती है। अपीलकर्ता के मोबाइल का सीडीआर के विश्लेषण बताता है कि 22 दिसंबर 2010 और 2 तारीख के बीच मार्च 2011 में अपीलकर्ता के कॉल फोन की लोकेशन कई मौकों पर मृतक के आवास के पास नरैना गांव से पता लगाई जा सकती है। पीठ ने कहा कि 20 और 29 दिसंबर 2010 के साथ साथ 20 फरवरी 2011 को अपीलकर्ता का सेलफोन मृतक के कॉलेज के पास सत्य निकेतन के पास स्थित था। खंडपीठ ने कहा कि अपीलकर्ता का बाद का आचरण इस तथ्य को भी गंभीरता से पुष्ट करता है कि उसने 8 मार्च 2011 को मृतक को गोली मारकर फरार होने की कोशिश की थी। पीठ ने कहा कि हत्या की घटना के तुरंत बाद फरार होने की उक्त परिस्थिति साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रासंगिक आचरण के रूप में स्वीकार्य होगी। अपीलकर्ता विजय सैनी ने 31 अक्टूबर 2017 को ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें उसे हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराया गया था। उसे 7 नवंबर 2017 को जुर्माने के साथ उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। पीठ ने कहा कि 20 और 29 दिसंबर 2010 के साथ साथ 20 फरवरी 2011 को अपीलकर्ता का सेलफोन मृतक के कॉलेज के पास सत्य निकेतन के पास स्थित था। खंडपीठ ने कहा कि अपीलकर्ता का बाद का आचरण इस तथ्य को भी गंभीरता से पुष्ट करता है कि उसने 8 मार्च 2011 को मृतक को गोली मारकर फरार होने की कोशिश की थी। पीठ ने कहा कि हत्या की घटना के तुरंत बाद फरार होने की उक्त परिस्थिति साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रासंगिक आचरण के रूप में स्वीकार्य होगी। अपीलकर्ता विजय सैनी ने 31 अक्टूबर 2017 को ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें उसे हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराया गया था। उसे 7 नवंबर 2017 को जुर्माने के साथ उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। राधिका तंवर की कॉलेज जाते समय दिन दहाड़े हुई हत्या के 4 दिन बाद मुख्य आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। दक्षिण दिल्ली के धौलाकुआं इलाके में रामलाल आनंद कॉलेज के बाहर लड़की की हत्या के सिलसिले में दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की एक टीम ने 25 वर्षीय राम सिंह उर्फ विजय को गिरफ्तार किया है। स्नातक की दूसरे वर्ष की 20 वर्षीय छात्रा की हत्या के बाद दिल्ली में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। विजय के 2 दोस्तों तबरेज और अशरफ की उत्तर प्रदेश के सीतापुर से गिरफ्तारी के बाद जांचकर्ताओं ने उसे हिरासत में लिया। राधिका की गोली मारकर हत्या करने के बाद दोनों ने उसे 10 मार्च को शहर से भागने में सहायता की। पुलिस उपायुक्त दक्षिण HGS धालीवाल ने शुक्रवार को कहा था, राधिका द्वारा पिटाई के बाद वह काफी क्षुब्ध था और अपने दोस्तों से कहता था
कि जब भी उसे मौका मिलेगा वह बदला लेगा। वह अपमान महसूस करता था और मुंबई चला गया। ढालीवाल ने कहा कि विजय सीतापुर के विस्वान गांव का रहने वाला है और वहां जांच में पता चला कि उसे कुछ मानसिक परेशानी है और अपने गांव में भी वह महिलाओं का पीछा करता था। सीतापुर राष्ट्रीय राजधानी से करीब 450 किलोमीटर दूर है। वह करीब 45 दिन पहले राजधानी लौटा और हत्या के इरादे से कम 2 बार उसने राधिका का पीछा किया। ढालीवाल ने कहा, हमें पता चला कि 1 महीने पहले वह एक बस में चढ़ा जिसमें राधिका भी यात्रा कर रही थी, लेकिन वह अपनी योजना को परवान नहीं चढ़ा सका। पिछले शनिवार को उसने पैदल पारपथ पर उसका पीछा किया। जांचकर्ताओं के मुताबिक विजय रोहिणी में अपने दोस्त के घर गया था। वह उनके घर 8 मार्च को रुका और अगले दिन दूसरे दोस्त के घर गुड़गांव चला गया। जांचकर्ताओं ने कहा, मीडिया में विस्तार से कवरेज को देखने के बाद वह और उसके 2 दोस्तों ने गुड़गांव जाने की योजना बनाई। बहरहाल गुड़गांव के उसके दोस्त ने डर के मारे उसकी सहायता करने से इनकार कर दिया। दोनों दोस्त उसे गुड़गांव रेलवे स्टेशन ले गए, जहां वे विजय से अलग हो गए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार गुलिया ने हत्या और अवैध हथियार रखने के अपराध में हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए मामले में बिना देरी किए ठोस सबूत जुटाने के लिए जांच अधिकारी इंस्पेक्टर बलराम और उनकी टीम की प्रशंसा की। न्यायाधीश ने कहा, अदालत ने जांच अधिकारी इंस्पेक्टर बलराम और उनकी टीम द्वारा बिना किसी देरी के वास्तविक दोषियों को गिरफ्तार करने और ठोस सबूत इकट्ठा करने के लिए किए गए गंभीर प्रयासों की सराहना करना आवश्यक समझा, जिनके अभाव में आरोपों को स्थापित करना और पीड़ित को न्याय प्रदान करना मुश्किल होता।